हम लोग पिछले कुछ सत्रों से एमए के जो हिंदी के छात्र हैं उनको पहले सत्र में पहले सेमेस्टर में कौन से जो प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में क्या पाठ्यक्रम है, क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और ये जो जो नया पाठ्यक्रम है ये वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है उसके अनुरूप ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर का जो तरीका है उसके उसमें चलती है। और ये जो ये शिक्षा नीति है वो लगभग पूरे देश पर लागू है, हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में है। और यही दिल्ली में भी पढ़ी जाती है और यही उत्तर प्रदेश में भी, यही मध्य प्रदेश में इत्यादि। तो इसको हम तीन प्रश्न पत्रों को देख चुके हैं, अब हम चौथे प्रश्न पत्र को देखते हैं। और इस प्रश्न पत्र का विषय जो है वो है कथा साहित्य। तो इस कथा साहित्य में जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि कथा साहित्य जो है वो एक ऐसी चीज है जो पिछले 150 पौने 200 सालों में आरंभ हुई है। उसके पहले जो कथा यानी कि गद्य, कथा रामायण भी है, रामचरितमानस भी है, लेकिन वो पद्य के रूप में, काव्य के रूप में, कविता के रूप में। और लेकिन तो ये जो पुराने जितने भी साहित्य हैं वो सारे सब लगभग सभी जो हैं वो किसी न किसी श्लोक के रूप में है। यहाँ तक कि सोचिए आप, 2 या 3 शताब्दी ईसा के पहले जो चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य ने जो अपना अर्थशास्त्र की रचना की थी उसमें भी वो उसी उसी प्रकार के आयोजन में, वो गद्य में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो 150 पौने 200 साल पहले आरंभ हुई स्थिति क्या हुई कि बातों को वाक्यों के रूप में पिरोकर और उन वाक्यों को एक समूह में बनाकर जब लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं गद्य। जैसे जो मैं अभी तक बोल रहा था या हम और आपस में बात करते हैं वो गद्य में होता है। छोटे 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 टुकड़े होते हैं लेकिन होता गद्य में है। छोटे, कभी कभी बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो कभी कभी लंबा पैराग्राफ हो जाता है और कभी कभी छोटे छोटे होते हैं। तो दोनों तरीके के हैं, लेकिन ये जो भाषा बोली जा रही है ये लिखी भी ऐसे जाती है गद्य की तरह। इसकी इसका आरंभ तो पहले हुआ, लेकिन जो हम एमए के चौथा पेपर है, चौथा प्रश्न पत्र है कथा साहित्य, देखिए उसमें किस किस को देखने वाले हैं। और ये थोड़े से जो नाम है वो आपको थोड़े से अलग एक दिशा बताएंगे। इसमें प्रेमचंद है, उनकी गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, कफन प्रेमचंद जी की, जयशंकर प्रसाद की मधुआ, जिंदगी और जोक, अमरकांत की यही सच है, मन्नू भंडारी, चीफ की दावत भीष्म साहनी, तीसरी कसम रेणु, परिंदे निर्मला वर्मा, उषा प्रियमवदा और ज्ञान रंजन, ये सब लोग तो पिछले 40-50 सालों में लिखने वाले रहे। प्रेमचंद जी 100 साल पहले और गुलेरी जी भी काफ़ी पहले। लेकिन ये बाकी के लगभग अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनमें से जो पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, 60-65 सालों में, 70 सालों में सब दिखते हैं। ये सब लोग, उनके नाम, इनका जीवन उस समय चल रहा था, लिख भी तभी रहे थे ये लोग। तो ये जो हैं अब इनके, और ये जितनी भी कहानियां दिख रही हैं आपको, गोदान, मैला आंचल, मधुआ, जिंदगी और जोंक, यही सच है, ये मनु भंडारी जी के, तो ये अपने अपने समय की कहानियां हैं, अपने अपने समय की बात कहती हैं। जिसका जैसा समय उसकी तैसी बात। इसमें इसमें एक जो जो एक ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी, एसएससी और बैंक और बाकी जो भी कई सारी परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर हिंदी साहित्य का कोई प्रश्न आएगा तो लगभग इन्हीं में से आता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इसको ठीक से भली-भांति पढ़ लें, और इनमें से कई कहानियाँ तो इतनी रोचक हैं कि अगर आपको ध्यान से पढ़ने जाएँगे तो आपको, मतलब कहते हैं ना, मज़े-मज़े में पूरा काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत कुछ सीख जाएँगे। इन सारी कहानियों की विशेषता यही है कि ये अपने-अपने तरीके से हमें जीवन के अनुभवों को सिखाती हैं, और इन अनुभवों को सीखने के बाद हम जब अपने जीवन में अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो उसका उसका उसकी याद आती है बार-बार। अब ये जो कहानियाँ, ये आप अगर जब पढ़ेंगे, और आज तो नहीं, आगे चल के 10, 15, 20, 25 साल के बाद, मान लेते हैं कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसने पढ़ाई तो की लेकिन बाद में व्यवसाय में चले गए, या नौकरी नहीं की, मतलब कोई परीक्षा, किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठे, केवल पढ़ा और अपने काम से लग गए। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं थी, कोई आपका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा में जाने का नहीं था, या उसके लिए आपने प्रयास भी नहीं किया। तो क्या हुआ, ये जो कुछ पढ़ेंगे आप, इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा? आपने तो इसका कोई, जिसे कहते हैं ना, हमने फ़ायदा तो उठाया नहीं कोई। भाई आपका व्यवसाय है, आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ज़िंदगी और जोंक में अमरकांत जी ने क्या लिखा था? तो ये जो कहा, ये साहित्य है। और यही नहीं, तीसरे प्रश्न पत्र वाला भी, जिसमें कि पद्य साहित्य था, वो वाला सारा साहित्य भी असल में जीवन में हमारे, ये इनमें से कोई ना कोई बात कभी ना कभी वापस आके आपको दिखती है, टकराती है। तब आपको लगता है, तब आपको इस जो पढ़ा था उसकी याद आती है। अक्षर से किसी को कुछ नहीं याद रहता, लेकिन जो वो बात का जो सार है वो याद रह जाता है। तो अब एमए के स्तर पर किस प्रकार की चीज़ें वे लोगों से समझी जाती हैं, क्या उनसे अपेक्षा की जाती है, जरा थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो जैसे कहना है कि गोदान में किन समस्याओं के बारे में बात हो रही है। गोदान, गाय का दान। तो गोदान में क्या समस्या है, कौन सी बात कर रहे हैं प्रेमचंद, क्यों कर रहे हैं, और वो कैसे हमारे जीवन में लगता है। देखिए, प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवाद का क्या अर्थ होता है? यथार्थवाद का मतलब होता है जैसा है वैसा बता दिया जाए। और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये क्या बात हुई? ऐसा कैसा यथार्थ है जो आदर्श के लिए उन्मुख है? तो इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रेमचंद को इस कहानी को पढ़ेंगे। ओके, अब आप ये देखिए, आगे के जो हैं, जैसे छायावादोत्तर उपन्यास साहित्य का विवेचन किए, छायावाद के बाद के गोदान के कई सारे प्रश्न हैं, आते हैं इसमें। और इनके बारे में, गोदान को तो आराम से पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार में कहानी की तरह पढ़ता है व्यक्ति, दूसरी बार में पढ़ता है कि ये प्रेमचंद जी ने क्यों लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा। फिर शायद तीसरी बार में उसको ये समझ में आता है कि क्या कह रहे थे वास्तव में प्रेमचंद जी। तो इसका गोदान तो खैर आप पढ़ेंगे भी, और पढ़ा ही हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हुआ हो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसको आप नई दृष्टि से पढ़ेंगे तो उसका आनंद लीजिए। गोदान के बहुत प्रश्न आते हैं, देखिए होरी, गोदान सब चलते आ रहे हैं। इसी प्रकार मैला आंचल एक सफल आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक मतलब बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंचल की बात हो रही है। और इसी प्रकार देखिए, ये मैलांचल के बारे में बात हो रही है, मैलांचल के कई सारे प्रश्न हैं। फिर चंद्रधर शर्मा जी की कहानी की है, उसने कहा था कि बात हो रही है। फिर कफन, ये फिर से पुनः प्रेमचंद की एक और कहानी आ गई। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है, देखिए एक प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये बात आज भी लगती हैं, जीवन में लगती हैं। तो ये क्यों है, ये जरा, ये जानने लायक चीज़ है, जानना चाहिए। फिर ऐसे सवाल भी आते हैं कि भाई कफन लेने के बजाय घीसू और माधव ने उन 5 रुपए को किया क्या था, कौन से 5 रुपए थे? एक तो 5 रुपए के सुन के आपको आश्चर्य होगा, आजकल के ज़माने में 5 रुपए की तो कोई कुछ उस आता नहीं, लेकिन प्रेमचंद के समय में 5 रुपए काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी। कहते हैं, प्रेमचंद ने अपनी खुद की जीवनी में एक जगह लिखा है कि लगभग 1900 के आसपास उनकी तनख्वाह जो थी वो 20 रुपए के आसपास होती थी महीने की। तो आप समझ सकते हैं 5 रुपए की क्या, क्या मतलब 5 रुपए से क्या किया जा सकता था। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए, अमरकांत जी की कहानी पे है। फिर ये मन्नू भंडारी जी की यही सच है।
ये थोड़ी सी अब यहाँ तक आते आते जो यही सच है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समाजवादी दृष्टिकोण मिलेगा, थोड़ा सा जीवन में निराश हुए लोगों की चीज़ें मिलेंगी। तो आप सोचेंगे निराश होने से क्या बारे में पढ़ना क्यों? क्योंकि अब माना जाता है कि एमए तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति थोड़ा परिपक्व हो जाता है, उसको बच्चा नहीं रह जाता। अब उसके साथ ये नहीं है कि केवल आप उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, जीवन के कटु सत्य भी थोड़े समझ में आने चाहिए। इसी प्रकार अब ये निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ हैं, तो ये सारी कहानियाँ, इनमें से कई सारी सामग्री आपको ये बहुत जगह मिल जाएगी, इंटरनेट पर बहुत जगह मिल जाएगी। यहाँ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और भी बहुत जगह देख सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि इसको ये वाला प्रश्न पत्र आपको तैयार करने में और उसको उसके उत्तर देने में कुछ एक अलग ही प्रकार का आनंद आने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका वैसे ही आनंद लेंगे जैसा कि मुझे इसको देखने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब यहीं रुकते हैं, इसके बाद अगले किसी प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे।